कभी ऐसा लगा है कि हम सब एक बहुत बड़े खेल का हिस्सा हैं, जिसके कुछ नियम तो हमें पता हैं, लेकिन बहुत सारे नियम वो छिपे हुए हैं। यही छिपे हुए नियम असल में सामाजिक संस्थाएं हैं। ये हमारे हर काम को एक दिशा देती हैं। कभी हमें इनाम देती हैं तो कभी सजा, फिर चाहे वो परिवार जितनी छोटी संस्था हो या सरकार जितनी बड़ी। जरा सोच कर देखिए, सुबह उठने से लेकर रात सोने तक हमारे कितने ही फैसले ऐसी ताकतों से तय होते हैं जो हमें दिखाई तक नहीं देती। यही है वो अदृश्य नियम, ये सामाजिक संस्थाएं जो चुपचाप हमारे हर कदम को गाइड करती हैं और हमें इसका एहसास तक नहीं होता। अगर आसान भाषा में कहें तो ये समाज का एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये उन पक्के नियमों और रिवाजों पर चलती हैं जो सालों से चले आ रहे हैं। परिवार, धर्म, शिक्षा, कानून, ये सारी संस्थाएं एक तरफ तो हमें कुछ दायरों में बांधती हैं, पर दूसरी तरफ हमें आगे बढ़ने के मौके भी देती हैं। तो चलिए अब इस बात को जरा और गहराई से समझते हैं। इन संस्थाओं को समझने के लिए समाजशास्त्री दो खास नजरियों का इस्तेमाल करते हैं और ये हमें दिखाते हैं कि एक ही समाज को कितने अलग अलग तरीके से देखा जा सकता है। इसको ना दो अलग अलग चश्मों की तरह समझिए। एक चश्मा पहने तो दुनिया एक तरह की दिखेगी और दूसरा पहनते ही दुनिया एकदम बदल जाएगी। समाजशास्त्र में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो ये हैं वो दो चश्मे। पहला है प्रकार्यवादी नजरिया, जिसे फंक्शनलिस्ट व्यू कहते हैं। इसे एमिल दुर्खेम जैसे विचारकों ने आगे बढ़ाया। ये समाज में हार्मनी और स्टेबिलिटी यानी कि सामंजस्य और स्थिरता पे जोर देता है। और दूसरा है संघर्षवादी नजरिया यानी कॉन्फ्लिक्ट व्यू, जिसकी जड़ें कार्ल मार्क्स के विचारों में हैं। ये शक्ति, असमानता और दबदबे पर फोकस करता है। प्रकार्यवादियों के हिसाब से समाज एक शरीर की तरह है और हर संस्था जैसे परिवार, स्कूल, सरकार शरीर के एक अंग की तरह है, जो पूरे शरीर यानी समाज को ठीक से चलाने के लिए अपना अपना काम करती है। सब मिलकर एक बैलेंस बनाए रखते हैं। दूसरी तरफ संघर्षवादी नजरिया एक बिल्कुल ही अलग तस्वीर दिखाता है। उनका मानना है कि समाज एक अखाड़ा है, एक संघर्ष का मैदान, जहां संस्थाएं सिर्फ ताकतवर लोगों के फायदे के लिए बनाई गई हैं, चाहे वो आर्थिक तौर पर ताकतवर हों, जाति के आधार पर या लिंग के। आइए अब इन दोनों लेंस को एक ऐसी संस्था पर लगाकर देखते हैं जिसे हम सब अच्छी तरह जानते हैं, परिवार। क्या परिवार सच में प्यार और एकता का प्रतीक है, या फिर वो भी एक संघर्ष का मैदान हो सकता है? अगर हम प्रकार्यवादी नजरिए से देखें तो परिवार समाज की रीढ़ की हड्डी है। ये बच्चों को पालता है, उन्हें समाज के तौर तरीके सिखाता है और समाज में एक तरह की स्थिरता बनाए रखने में मदद करता है। मतलब ये एक बहुत ही जरूरी और पॉजिटिव भूमिका निभाता है। लेकिन क्या यही पूरी सच्चाई है? सिक्के का हमेशा एक दूसरा पहलू भी तो होता है। तो चलिए अब अपना लेंस बदलते हैं और देखते हैं कि दूसरी तरफ क्या नजर आता है। ये तेलुगु कहावत एक बहुत कड़वी सच्चाई की ओर इशारा करती है। ये दिखाती है कि कैसे परिवार के अंदर भी गहरे भेदभाव हो सकते हैं, खासकर जब बात जेंडर यानी लिंग की आती है। संघर्षवादी दृष्टिकोण हमें बताता है कि परिवार हमेशा प्यार और अपनेपन का केंद्र नहीं होता। ये ताकत और असमानता का अखाड़ा भी बन सकता है, जहां बेटों को बेटियों से ज्यादा अहमियत दी जाती है, क्योंकि अक्सर ये माना जाता है कि बुढ़ापे में माता पिता का सहारा तो बेटे ही बनेंगे। और इस असमानता के जो नतीजे हैं वो वाकई चौंकाने वाले हैं। पिछली एक सदी में भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या लगातार कम हुई है। 1901 में ये 972 थी, जो 2011 में गिरकर सिर्फ 940 रह गई। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि समाज में जड़ जमा चुके लिंग भेद का एक कड़वा सबूत है। और इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि 2011 में 0 से 6 साल के बच्चों का लिंगानुपात सिर्फ 919 था। ये कन्या भ्रूण हत्या और बेटियों की अनदेखी जैसी भयानक प्रथाओं की ओर इशारा करता है, और ये दिखाता है कि कैसे परिवार की संस्था संघर्ष की एक बड़ी वजह बन सकती है। और ये दो लेंस सिर्फ परिवार तक ही सीमित नहीं हैं। हम इनका इस्तेमाल काम और राजनीति जैसी दूसरी बड़ी संस्थाओं को समझने के लिए भी कर सकते हैं। औद्योगिकीकरण से पहले ज्यादातर काम घर पर ही होता था, जिसमें पूरा का पूरा परिवार एक साथ लगा रहता था। लेकिन औद्योगिक क्रांति ने सब कुछ बदल दिया। काम घरों से निकलकर फैक्ट्रियों में पहुंच गया, जहां लोग तनख्वाह के लिए एक खास तरह का काम करने लगे। और बस यहीं से घर और काम की दुनिया हमेशा के लिए अलग हो गई। देखिए, पुराने समाजों में काम सिर्फ पैसे कमाने का साधन नहीं था, बल्कि वो समुदाय और संस्कृति से भी गहराई से जुड़ा हुआ था। आज के फैक्ट्री वाले मशीनी काम से ये बिल्कुल ही अलग था। अच्छा, अब बात करते हैं राज्य यानी सरकार की।
प्रकार्यवादी नजरिए से देखें तो सरकार समाज में हर किसी के भले के लिए काम करती है और व्यवस्था बनाए रखती है। लेकिन संघर्षवादी दृष्टिकोण का मानना है कि सरकार असल में सिर्फ समाज के ताकतवर और अमीर लोगों के हितों की रक्षा करती है और कानून भी अक्सर उन्हीं के पक्ष में बनाए जाते हैं। तो अब जब हम इन दो शक्तिशाली औजारों यानी प्रकार्यवादी और संघर्षवादी नजरियों को समझ चुके हैं, तो हम किस नतीजे पर पहुंच सकते हैं? क्या समाज की बनावट असल में स्थिरता और सबकी भलाई के लिए की गई है, जैसा कि प्रकार्यवादी नजरिया हमें बताता है? या फिर क्या ये संस्थाएं कुछ चुनिंदा लोगों की सत्ता बनाए रखने और असमानता को बढ़ाने के लिए बनाई गई हैं, जैसा कि संघर्षवादी नजरिया कहता है? सच तो यह है कि कोई भी एक नजरिया हमें पूरी कहानी नहीं बता सकता। समाज बहुत पेचीदा है। असली समझ तब आती है जब हम दोनों लेंस का इस्तेमाल करना सीख जाते हैं और सामंजस्य और संघर्ष दोनों को एक साथ देख पाते हैं। तो अगली बार जब अपने आसपास की दुनिया को देखें, अपने परिवार को, अपने स्कूल को या जहां काम करते हैं उस जगह को, तो खुद से ये सवाल जरूर पूछें, यहाँ के नियम किसके लिए बनाए गए हैं और ये नियम असल में किसका फायदा करा रहे हैं? जवाब शायद आपको हैरान कर दें।